और उसी 2015 के चुनावी कार्यकाल में फिर फरवरी 2016 का घटना होता है। इस सवाल का जवाब आप कई दफ़ा दे चुके हैं, पर मैं फिर भी चाहता हूँ, जो ललन टॉप के करोड़ों दर्शक हैं, आप एक दफ़ा बता दें कि उस दिन का घटनाक्रम क्या हुआ था, किसने पोस्टर चिपकाए थे, क्या कॉल था, परमिशन था, नहीं था, क्या हुआ, एक बार विस्तार से बता दें फॉर वंस एंड ऑल, फॉर दोज हु हैव ग्रेट फेथ इन फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 2015 में जो हम चुनाव लड़े, तो इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जेएनयू का प्रेसिडेंट होने वाला। अच्छा। लेकिन मैंने ये तय किया कि जो बात सही है वो बोलना है, और आज भी मैं वही करूंगा। जो उस दिन हुआ था मैं वही बोलूंगा, और बात सही अगर है तो उसमें अगर मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, अगर उसकी भी आलोचना करनी पड़े तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस भाषण के एक हिस्से की बात आपको बता दूं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे, उनका एक बयान था, उसका मैंने खुले मन से आलोचना किया। साथ ही साथ मैं भाजपा को कुछ कहने से पहले लेफ्ट के ऊपर जो सवाल उठते हैं, मैंने उन सवालों को उठाया। हमने कहा कि आज के डेट में जब पार्टी बैनर ये इतना इरेलीवेंट हो गया है, तो आप सीट के लिए, चुनाव के लिए क्यों इस लड़ाई को कमजोर करते हैं? आज के समय में तो सबको इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, और जब वो इकट्ठा लोग नहीं हुए तो मैंने उसकी आलोचना की कि इसका मतलब आप अपने राजनीतिक विचार के प्रति ईमानदार नहीं है, आपको पद चाहिए। वही बात 2019 में हुआ। 2019 से पहले मैं यही बोलता रहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक पार्टी के बनाम अपनी लड़ाई समझिए। देश में एक विचारधारात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसमें लेफ्ट को भी अपनी कमियों को मूल्यांकित करना पड़ेगा और मुक्त कंठ से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये कमियां हैं, इनको हम इस तरीके से दूर करना चाहते हैं। बाकी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्हें ये सवाल देखिए ना कि हमारे साथ कोई आ जाएगा तो सेकुलर हो जाएगा और भाजपा के साथ चला जाएगा तो कम्युनल हो जाएगा। ये ऐसे चलता है क्या राजनीति? विचारधारा ऐसी होती है क्या कि ज्योतिरादित्य साहब जब तक कांग्रेस में थे तो सेकुलर थे, और अभी जब पहले से जो थे वही थे, बस पीछे का बैकग्राउंड बदल गया है, आपको अब दिख रहा है, पहले से देखना चाहिए। ये सवाल मैंने वहां भी उठाया था। वही बात मुझे लगता है कि आम लोगों को पसंद आती है, और आम लोगों को पसंद आया, और मुझे अनुमान नहीं था, और मैं प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट होने के बाद ही मैंने ये तय किया कि ये लड़ाई जिस मुद्दे के साथ हमने शुरू की है, इसको हम जीवन पर्यंत जो है लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। चुनाव जीतते ही लोगों ने कहा कि विक्ट्री मार्च निकालेंगे। हमने पहली दफा कहा कि नहीं, विक्ट्री मार्च नहीं निकालेंगे, यूनिटी मार्च निकालेंगे। इस देश में जीत तब तक नहीं है जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि लोकतंत्र पूर्णतः सुरक्षित है, जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि संवैधानिक मूल्यों पे हमारा राज्य चल रहा है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। पार्लियामेंट में, संसद में बिना वोट का बिल पास करवा ले रहे हैं, और आप जो है कैसे अपने आंख बंद करके रख सकते हैं? तो हम जीते, हमने सारे दलों का झंडा जो है अपने कंधे पर रख लिया, और यूनिटी मार्च हम लोग करेंगे। नारे जो अलग अलग थे उसको इकट्ठा करने का कोशिश किया। संगठन बनाम व्यक्ति, आप जेएनयू में पढ़ें, कई बार ये भी सवाल होता है कि हम किसी संगठन से नहीं है लेकिन पॉलिटिकली अवेयर हैं। हाँ। तो उन जैसे व्यक्तियों को भी, जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, किसी विचार के समर्थक हैं, उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, ये हमारी कोशिश थी। उस दिन जो घटना हुई, उस घटना से हमारा कतई कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है विचारधारात्मक तौर पे। वजह यह है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारा लाइन अलग है, हम इस देश की संसदीय प्रणाली में भरोसा करते हैं, चुनाव में भरोसा करते हैं। हमारी विरासत इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की विरासत रही है। जब भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है उसको लीड करने की विरासत रही है, और हम गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, फूले, बिरसा सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो हम इस तरीके की कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार करता हो या उसका अस्तित्व ही मानने से इनकार करता हो। हम मानते हैं कि भारतीय राज्य है, और जो भी भारतीय राज्य के चरित्र में परिवर्तन होगा, कैरेक्टर जो उसके बदलेंगे, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बदलेंगे। ये हमारी समझ है। स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समझ को नहीं मानते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, भारत से आजादी और भारत में आजादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। और ये से और में का क्या फर्क है? ये से और में का ये फर्क है, जो से आजादी कहते हैं उनको लगता है कि भारतीय राज्य कुछ है ही नहीं, और भारतीय राज्य जो है होना ही नहीं चाहिए। और जो मैं कहते हैं उनको लगता है नहीं, भारतीय राज्य एक सच्चाई है, और इस देश में रहते हुए ही, इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को मानते हुए ही बदलाव लाया जा सकता है। और यही फर्क जो है 1962 में भी दिखा था कि 62 में जब चाइना ने हमला किया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक देश का दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं है, ये हमारे जो महान माओ हैं वो आ रहे हैं देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन लोगों ने कहा कि ये सब बकवास है, ये भारतीय राज्य है, इसकी अपनी ज्योग्राफी है, इसकी अपनी सॉवरेनिटी है, इसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट मत था। तो उस दिन जो तथाकथित नारेबाजी की बात की जाती है, उसके पहले क्या हुआ? पोस्टर चिपके एक दिन पहले उस कार्यक्रम के क्या था वो प्रोग्राम? जेएनयू में आप पढ़े हैं, आपको मालूम है क्या क्या प्रक्रिया होता है। जेएनयू में आप जब भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप डीन ऑफ स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन देते हैं, डीन ऑफ स्टूडेंट जो है आपको परमिशन दे देते हैं, फिर जो है वो 200 रुपए में आप जो है 50 पोस्टर बनाते हैं, उस पोस्टर को हॉस्टल की दीवारों पर चिपका देते हैं। यही प्रक्रिया भी उसी दिन हुआ। परमिशन दिया था 10 स्टूडेंट ने एक पोस्टर बनाया, उस पोस्टर को उस कैंपस के अलग अलग दीवारों पर पोस्टर किस बारे में था? पोस्टर का टाइटल जो था वो ये था कि कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। ये किताब है, ये किताब है कि कश्मीर के अंदर जो एट्रोसिटीज की बात की जाती है, उस एट्रोसिटीज के आप कह लीजिए कि अकाउंट्स हैं, उसके बारे में चीजें जो है उसमें लिखी गई है। और ये कहा गया कि यहाँ पे पोइट्री रीडिंग होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम को करने वाले किसी संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं, 10 इंडिविजुअल थे जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, वो उसके ऑर्गेनाइजर थे। डीन ऑफ स्टूडेंट के पास परमिशन के लिए गया, डीन ऑफ स्टूडेंट ने परमिशन दे दिया। हजारों तरह के कार्यक्रम कैंपस में होते रहते हैं। मामला तब गर्म हुआ, ये गोदावरी ढाबे पे होना नहीं, ये साबरमती ढाबे। मामला तब गर्म हुआ जब एबीवीपी इस मामले में कूद करके आई। एबीवीपी के एक व्यक्ति हैं जो हमारे साथ ही यूनियन में थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा, जो कि अभी जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लोग जेल की हवा खा रहे हैं, लोगों के ऊपर पत्थर चल रहे हैं। ये इल्जाम तो कन्हैया लेफ्ट पर भी लगता है कि बहुत सारे लोग इना पांडा समिति एक बड़ा लंबा दर्जनों की लिस्ट निकाली जा सकती है जो ऑफिस बेयर रहे और फिर वहीं पे प्रोफेसर। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट कैंपस में हो रहा है, जिनको वाइस चांसलर की टीम कही जाती है, वही आपस में जुत्तम पेजी कर रहा है। सवाल उठेगा ना,
अगर कांग्रेस का अंदर का अंतर्विरोध सड़क पे आ जाता है तो जो नहीं, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा था कि अलग अलग छात्र संगठनों से जुड़े लोग जेएनयू में पहले भी प्रोफेसर बनते रहे हैं, अभी भी हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं अलग अलग सेंटर्स में, लेफ्ट से लेकिन लोग उसकी भी करते प्रक्रिया हैं। है। हाँ, अभी क्या हो रहा है उस प्रक्रिया आप ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रहा, किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया। इतने ज्यादा केस हुए हैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि उसका बजट पिछले सालों में कई गुना ज्यादा हो गया और सब केस जेएनयू हार रही है। सारा पैसा जो है वो बीजेपी की एक नेत्री है उनके खाते में जा रहा है। ये सिस्टम है। हाँ, वो केस लड़ती है। चलिए पहले हम लोग फरवरी की घटना पे बात कर लेते हैं। तो फरवरी वो आजकल वहां है, वो गए और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए कि एक देश विरोधी गतिविधि हो रही है। वो एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। एक देश विरोधी गतिविधि हो रही है जहां देश विरोधी नारे लगेंगे पहले से ही लगेंगे। हाँ, लगेंगे। ऐसा वो 12 बजे कह रहे हैं। कार्यक्रम शाम को 5 बजे होना है और वो नारे लगेंगे ये उनको 12 बजे ही पता है। उसके बाद जो है एबीवीपी तमाम जो उनके फेवरेट चैनल्स हैं उसको फोन करके वो बुला लेते हैं। ऑर्गेनाइजर भी वहाँ पे आते हैं। ऑर्गेनाइजर को कहा जाता है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि नहीं, हमको परमिशन मिला था, हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। आपस में गार्ड और ऑर्गेनाइजर के बीच में नोकझोंक होती है। इधर एक तरफ एबीवीपी नारेबाजी कर रही है। उसी बीच में ऐसा कहा जाता है कि कुछ बाहरी लड़के जो मास्क लगाए हुए थे उन्होंने नारेबाजी की, जो कि इस प्रोग्राम में आए थे, जो कि इस प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के ना ऑर्गेनाइजर थे ना जेएनयू के स्टूडेंट थे। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वो कार्यक्रम की जानकारी दी गई उसको देख करके कश्मीर का प्रोटेस्ट है, अफजल गुरु का प्रोटेस्ट है, कहाँ से आए, कहाँ गायब हो गए। ठीक है, हमारे जेम्स बॉन्ड जो है वो बैठे हुए हैं, आज तक खोज के नहीं निकाले कि वो मास्क मैन कौन थे। और मास्क मैंने कोरोना में लोग अभी मास्क लगाना शुरू किए हैं। जेएनयू में लोग पहले से मास्क लगा रहे थे। कोई मास्क लगा करके नारेबाजी करके भाग जाता है, कोई मास्क लगा करके वहाँ के टीचर का सर फोड़ देता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का सर फोड़ देता है, हॉस्टल तोड़ देता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो मास्क कहाँ से अपीयर हुआ, वो मास्क कहाँ गायब चला गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जो 10 लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और चूंकि मैं जेएनयू का प्रेसिडेंट था इसीलिए मेरे ऊपर भी कार्रवाई की गई। आपको क्या खबर मिली? मुझे खबर मिली कि ये 2 स्टूडेंट ग्रुप के बीच में झगड़ा हो रहा है और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और बाहर से आए उनके सपोर्टर वर्सेस एबीवीपी। ये इस तरीके से जो है क्लियर नहीं था। अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ झगड़ा हो गया, साबरमती में बवाल हो गया। हाँ, बवाल हो गया। अरे आप हम उठे हैं, उठ करके आए हैं। सतलज हॉस्टल में? मैं ब्रह्मपुत्रा को आप जानते हैं कि आउट ऑफ कैंपस माना जाता है, बिल्कुल बाहर माना जाता है। बूढ़ों का हॉस्टल। मैं अपने हॉस्टल में था, वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। मैं वहाँ पहुंचा तो मैं ये देख रहा था कि एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट प्रोसेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट उस प्रोसेशन का विरोध कर रहा है। हमारी कोशिश यही थी कि इनको आपस में अलग कर दिया, झड़प ना हो और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। ये बड़ी मजेदार बात। पुलिस आ चुकी थी। पुलिस की पीसीआर वहां पे खड़ी थी। जो तथाकथित नारेबाजी की बात की जा रही है पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी, मीडिया के मौजूदगी में। ये कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना है एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम था। ये आपके हमारे लाखों लोग जो जेएनयू से पढ़ करके निकले हैं, जिनकी हो सकती है कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो, उन सबको इस लाइन में टैग कर दिया गया कि जेएनयू एक देश विरोधी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पढ़ने वाला हर कोई देश विरोधी है। और आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सब जो है आप डिफेंड करते चलिए कि ना भैया जेएनयू तो एंटी नेशनल नहीं है। हर साल आप जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी देते हैं और हर दिन जो है व्हाट्सएप पे ये भी चलाते हैं कि जेएनयू एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम चला। जेएनयू का प्रेसिडेंट होने के नाते जबरदस्ती मेरी जिम्मेवारी फिक्स की गई। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, ना मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हूँ, ना मेरा नाम उस पोस्टर पे है, ना मैं किसी भी तरीके से उस संगठन से ताल्लुक रखता हूँ जिसका इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा नहीं हो, ना ही मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ना मैं परमिशन दे सकता हूं, ना मैं प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हूं और ना मैं उसमें शामिल हूं किसी भी रूप से। फिर भी जो है बार बार कि आपने वो प्रोग्राम होने क्यों दिया? अरे तो हम कौन होते हैं? पुलिस वहाँ पे है, वाइस चांसलर हैं, प्रॉक्टर हैं, डीन हैं, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। और आप मुझे बताइए, जेएनयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 145 देश के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि आपके जमाने में अमेरिकी आदमी जो है जेएनयू का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था, टाइलर वॉकर विलियम्स। हाँ, तो उस यूनिवर्सिटी पे क्या आईबी की नजर नहीं होगी? क्या जब पोस्टर लगा होगा तो उसकी रिपोर्ट आईबी को नहीं की गई होगी? क्या उस वक्त के जो है कड़ी निंदा करने वाले गृह मंत्री साहब के पास जेएनयू की रिपोर्ट नहीं जाती है? क्या उनको मालूम नहीं है? वहाँ का जो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको नहीं पता था? ये सारा चीज जो है जानबूझ करके होने दिया गया और जबरदस्ती एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलोगे, चाहे वो गांधीयन हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे अम्बेडकराइट हो, चाहे राइट विंग में ही क्यों ना हो, जो भी साहब से सवाल पूछेगा ना उसको एंटी नेशनल साबित करेंगे। ये पटकथा लिखी गई। वो पटकथा पिछले 6 साल से चल रही है और पता नहीं आगे उसमें नए नए टर्म जोड़ करके ये पटकथा कब तक चलती रहेगी ना मालूम। लेकिन मुझे लगता है चाहे देशद्रोही कहा जाए, चाहे एंटी नेशनल कहा जाए, जो बात हमने कही थी यूनिटी की अपने चुनाव के पहले जो प्रेसिडेंशियल स्पीच था उसमें, और चुनाव जीतने के बाद जो हमने यूनिटी मार्च निकाली उसमें, वो बात हम दोहराते रहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए तमाम वैचारिक मतभेदों को छोड़ करके इस बात पे हमको इकट्ठा होनी चाहिए कि लोकतंत्र रहेगा, लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित होंगे, तभी देश भी सुरक्षित होगा और मजबूत होगा।